हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व जो है इन्फ्लेशन से लिया गया इन्फ्लेशन के चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। और इस टॉपिक जो इन्फ्लेशन के बाकी सारे लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब फिलिप्स कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है, तो किस हिसाब से आपने लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फिलिप्स कर्व इज अ कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इलस्ट्रेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऐसा टॉपिक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है, मनी एंड बैंकिंग में भी आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बताता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है, और अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। कैसे, मैंने डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिस्ट A.W. Phillips in 1958, this concept has played a central role in economic theory and policy making। तो ये A.W. Phillips जो है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था 1958 में, और ये जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो विदाउट फिलिप्स कर्व की नॉलेज के बन ही नहीं पाएंगी। समझ गए बात। ओवर टाइम the interpretation and applicability of Phillips curve have evolved, influenced by real world events and academic debates। तो over the period of time ये concept काफ़ी ज़्यादा evolve होता रहा और नई नई तरीके से इसका application निकल के आया। तो A.W. Phillips observed a consistent inverse relationship between wage inflation and unemployment in United Kingdom UK में over the period 1861 to 1957। तो फिलिप्स ने ये देखा कि कंसिस्टेंटली देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेज इन्फ्लेशन, जो तनख्वाह बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आता है, और अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बीच में इनवर्स रिलेशन उन्होंने बताया जो उनके पास डाटा था 1861 से लेकर 1957 तक। दिस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन लीड टू the broader theory that a similar relation could exist between price inflation and unemployment। तो जब इसको फर्दर एप्लीकेशन की गई तो ये देखा गया कि यही सिमिलर टाइप का रिलेशन जो वेज इन्फ्लेशन में है वो प्राइस इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है सही बैठता है। हिज फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट, उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो क्या सजेस्ट करती थी, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो, जब अनएम्प्लॉयमेंट लो होगी तो इन्फ्लेशन टेंड्स टू बी हाई, तो महंगाई ज़्यादा होगी, और व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी तो इन्फ्लेशन टेंड्स टू बी लो, इन्फ्लेशन लो होगी। मतलब देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब आगे चलते हैं। दिस रिलेशनशिप ऑफर्ड policy makers a potential trade-off between inflation and unemployment, which become particularly influential in 1960s। तो ये जो उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप है, ये देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ मतलब एक के पीछे जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने जाएंगे तो महंगाई हो जाएगी, महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये काफ़ी 1960s के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल टॉपिक रहा भी है। बेसिंग his analysis on data for United Kingdom, Phillips derived the empirical relationship that when unemployment is high, the rate of increase in money wages is low। उन्होंने ये देखा जब भी unemployment high होता है तो money wages में जो increase आता है वो कम होता है। This is because workers are reluctant to offer their services at less than prevailing wage rates when the demand for labor is low and unemployment is high, so that wage rates fall वेरी स्लोली। तो सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाहते थे जो वर्कर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रेट्स चल रहे होते हैं उससे कम में जो है वो काम करने को तैयार नहीं होंगे, बट व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज़ लो, जब भी डिमांड फॉर लेबर लो हो जाएगी तो वो कम रेट पे भी तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए, बट वेजेस स्लोली गिरेंगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज रेट इज़ हाई। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो मनी वेजेस के बढ़ने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिमांड होगी वर्कर्स की। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज़ हाई एंड देयर इज़ वेरी फ्यू अनएम्प्लॉयड, वी शुड expect employers to bid wage rates अप क्वाइट रैपिडली। तो जब डिमांड फॉर वर्कर बढ़ जाएगी तो बहुत कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं और डिमांड फॉर वर्कर हाई है, तो ज़्यादा रेट पे भी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लेबर को खरीदने को तैयार हो जाएंगे। समझ की बात। The other factor which influences this inverse relationship between money wage rate and unemployment is the nature of business activity। कि किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है कि इनके बीच में inverse relationship है। In a period of rising business activity when unemployment
फॉल्स, तो एग्जांपल के तौर पे जब भी राइजिंग बिजनेस एक्टिविटी होती है, बूम पीरियड चल रहा है या फिर रिकवरी से ऊपर रिसेशन से या डिप्रेशन से इकॉनमी निकल रही है, तो इस पीरियड में क्या होता है, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लेबर, जब अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है या फिर डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है, द एम्प्लॉयर्स विल बिड अप वेजेस, जो एम्प्लॉयर्स क्या है वो महंगे रेट पे भी काम कराने को तैयार हो जाएंगे, मतलब महंगाई होनी शुरू हो जाएगी, पैसे ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे जब ज़्यादा महंगे रेट पे भी काम कराने को तैयार है। तो कन्वर्सली इन अ पीरियड ऑफ फॉलिंग बिजनेस एक्टिविटी, जब रिसेशन वगैरह आ रहा है, व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, तो जब डिमांड फॉर लेबर कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयर्स विल बी रिलक्टेंट टू ग्रांट वेज इंक्रीज, तो एम्प्लॉयर्स जो है वेज इंक्रीज तो देंगे नहीं, रैदर दे विल रिड्यूस वेजेस, वो एग्जिस्टिंग तनख्वाहों से भी कम तनख्वाह करनी शुरू कर देंगे। बट वर्कर्स एंड यूनियंस विल बी रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट वेज कट्स ड्यूरिंग सच पीरियड्स, मगर जो यूनियंस बनी हुई हैं वो क्या करेंगी, वो वेज रेट को कट होने नहीं देंगी। कंसिक्वेंटली एम्प्लॉयज आर फोर्स टू डिसमिस वर्कर्स, तो वो लगातार वर्कर्स जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको किसी ना किसी बात पे डिसमिस करते रहेंगे, तो उनकी नौकरियां ले लेंगे मतलब उनको नौकरी से निकाल देंगे, देयर बाय लीडिंग टू हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्कर यूनियन जो बनी हुई है वो वेजेस को कम तो होने नहीं दे रही, तो अब जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो किसी ना किसी बात पे वर्कर्स को फायर करता रहेगा और तनख्वाह उतनी की उतनी ही रखेगा, तनख्वाह को गिरने नहीं देगा, ठीक है। दस व्हेन द लेबर मार्केट इज डिप्रेस्ड, जब भी लेबर मार्केट डिप्रेस होती है, अ स्मॉल रिडक्शन इन वेजेस वुड लीड टू लार्ज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अगर स्मॉल रिडक्शन करें, वेजेस को हल्का सा कम करें, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब फिलिप्स कंक्लूडेड on the basis of above argument that relation between rate of unemployment and changes in the money wages would be highly non-linear when shown on a diagram, अगर डायग्राम में दिखाएंगे तो इनके बीच में रिलेशन तो नेगेटिव है मगर नॉन लीनियर है, लीनियर मतलब ये, नॉन लीनियर मतलब इस टाइप का, समझ की बात। सच अ कर्व इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व, तो उस कर्व का नाम भी फिलिप्स कर्व पड़ गया। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि उन्होंने मनी वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो बात की थी वो क्या थी, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि मनी वेजेस की जगह जो प्राइस लेवल है, मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, वो भी इसी वीडियो में हमने डिस्कस करना है, क्योंकि जो फिलिप्स कर्व का टॉपिक है अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन और उसकी बात करेंगे बहुत छोटा है, शायद 1.5 पेज में खत्म हो जाए, तो आपको थोड़ा पेपर पे पेज भी तो भरने होते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा आपको इसको खींचना पड़ेगा। द फिलिप्स कर्व, ये जो पीसी कर्व है, इज इन द गिवन फिगर, मैंने बताया जो पीसी कर्व है वो फिलिप्स कर्व है, विच रिलेट्स द परसेंटेज चेंज इन मनी वेज रेट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे परसेंटेज चेंज ऑफ मनी वेज रेट दिया हुआ है और नीचे परसेंटेज चेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, तो ये चीज़ मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ये चीज़ मैंने यहाँ तक लिख दी। द कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन विच शोज दैट परसेंटेज चेंज इन द मनी वेजेस राइजेस विद डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये हमें ये बताती है नेगेटिव स्लोप कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मनी वेज रेट कम होगी एंड वाइस वर्सा। इन द फिगर के हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने, व्हेन द मनी वेज रेट इज 2%, तो मनी वेज रेट कितनी है 2% एट पॉइंट एम पॉइंट पे, तो इसके सामने अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है 3%, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3% एट पॉइंट एन, ये एन पे। बट व्हेन द वेज रेट is high at 4% at point S, the unemployment rate is low at 2% at point T, तो जैसे ही मनी वेज रेट बढ़ती है एस पॉइंट पे 4%, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कम हो जाती है, 2% रह जाती है, ठीक है। दस देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें ट्रेड ऑफ है, जब भी मनी वेजेस बढ़ती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा। दिस मीन्स दैट व्हेन द वेज रेट इज हाई, तो जब भी वेज रेट हाई होती है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो एंड वाइस वर्सा, वही बात की नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब सेवरल इकोनॉमिस्ट्स have extended the Phillips curve analysis to the trade-off between the rate of unemployment and the rate of change in price level, that is inflation rate, by assuming that the prices would change whenever wages rose more rapidly than labor productivity। तो उनका ये मानना था कि जब prices बढ़ते हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, जब लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर वेजेस बढ़ रही हैं मगर लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट्स का मानना था। तो उन्होंने फर्दर एप्लीकेशन में ये चीज़ें निकाली। इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज रेट, अगर मनी वेज रेट का जो इंक्रीज़ है इज़ हायर देन ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही जितनी उसकी वेजेस बढ़ा दी, प्राइजेस विल राइज एंड वाइस वर्सा। तो इस सिचुएशन में प्राइजेस बढ़ेंगे एंड वाइस वर्सा, मतलब इसके उल्टी सिचुएशन भी हो सकती है। बट प्राइजेस डू नॉट राइज इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज
एट द सेम रेट एज द मनी वेजेस राइज। तो जिस रेट से मनी वेजेस बढ़ रही हैं उतने रेट से ही अगर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई तो प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। ऐसा जो इन्फ्लेशन ये जो फिलिप्स कर्व की जो एप्लीकेशन में लाने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेयर इन्फ्लेशन रेट इज टेकन along with the rate of change in money wages। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी है और चेंज इन मनी वेजेस भी है, दोनों परसेंटेजेस में दिए हुए हैं। सपोज लेबर प्रोडक्टिविटी राइज बाय 2% पर ईयर एंड इफ मनी वेजेस also increase by 2%, the price level would remain constant। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2% से मनी वेजेस बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी 2% से बढ़ी तो प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, प्राइजेस 0% रहेंगे। तो यहाँ पे हमने 2% के सामने 0 और यहाँ -1 -2 और 1 2 3 ऐसे करके ये डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, दस पॉइंट बी, ये जो पॉइंट है पॉइंट बी ऑन द फिलिप्स कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस जो कि पॉइंट एम है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 3% है इसके सामने और ये 2% है इक्वल्स 0%। तो प्राइस राइज कितना है इसके सामने, जब हम प्राइस राइज देख रहे हैं तो 0% है। ठीक है, तो 0% इन्फ्लेशन रेट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो सिंपल वर्ड्स में जितनी परसेंट मनी वेजेस बढ़ाए और उतने परसेंट ही जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो इन्फ्लेशन रेट होगा 0%। नाउ एज्यूम दैट इकॉनमी इज ऑपरेटिंग एट पॉइंट बी। हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लो इकॉनमी बी पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, इफ़ नाउ एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, दिस लोअर्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू 2% OT। इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है OT रह गया, ये टी पॉइंट मैंने 2% पे दिया हुआ है। तो अगर 2% पे आ गया एंड रेजेस द वेज रेट टू 4% जो कि OS है पर ईयर। तो जब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो वेज रेट कितने बढ़ जाएंगे, OS या फिर 4% कह सकते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इफ लेबर प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूज टू ग्रो एट 2% पर एनम। अब जितनी लेबर प्रोडक्टिविटी थी उतनी की उतनी रही 2% पे, द प्राइसेस राइज या फिर प्राइस लेवल विल ऑल्सो राइज एट द रेट ऑफ 2% पर एनम टू OS इन द अबव फिगर। तो आप देखोगे इसके सामने जो 4% के सामने इन्फ्लेशन रेट कितनी ली हुई है, 2%। तो कहने की बात ये है कि जो इसकी एप्लीकेशन है उसके अंदर ये है कि अगर तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं और जितनी तनख्वाह बढ़ रही है उतनी की उतनी जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। मगर अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही और अगर तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो फिर इन्फ्लेशन होनी ही होनी है। समझ गए बात। तो द इकॉनमी ऑपरेट्स एट पॉइंट सी। तो इस सिचुएशन में इकॉनमी जो है वो सी पॉइंट पे चली जाएगी। आप डायग्राम साथ के साथ बना लेना। विद द मूवमेंट ऑफ इकॉनमी फ्रॉम बी टू सी अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स टू 2%। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया, इफ पॉइंट बी एंड सी आर कनेक्टेड दे ट्रेड आउट अ फिलिप्स कर्व PC। तो अगर इस पॉइंट को बी और सी पॉइंट को मिलाया जाएगा तो ये फिलिप्स कर्व बन जाएगी। समझ गए बात। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो कंक्लूड करते हैं इसको और उसके बाद मैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कराऊंगा। तो डज अ मनी वेज इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इन्फ्लेशन। कि जब भी मनी वेजेस बढ़ता है और लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ती तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है। टू कीप वेज इंक्रीज टू द लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी OM in order to avoid inflation, ON rate of unemployment will have to be tolerated। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को 0% पे रखना है तो ये जो ON है 3% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को झेलना पड़ेगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो फिर एक्सेस पैसा आएगा इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की वजह से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कैसी होती है। शॉर्ट रन में तो फिलिप्स कर्व ऐसी होगी, लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसी होती है उसके एनालिसिस फ्रीडमैन ने दिए हुए हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि एक ही वीडियो में सारी फिलिप्स कर्व का स्यापा खत्म हो जाए। ठीक है, दो वीडियोस ना बनानी पड़े। इकोनॉमिस्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड एंड इन सर्टेन केसेस मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। तो कुछ केसेस में मॉडिफाई कर दिया फिलिप्स कर्व को और कुछ केसेस में तो क्रिटिसाइज तो करती है हर एक थ्योरी को दूसरे इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हमेशा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। दे आर्ग्यू दैट द फिलिप्स कर्व रिलेट्स टू द शॉर्ट रन एंड इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। तो ये शॉर्ट रन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था और ये स्टेबल नहीं रहती। इट शिफ्ट्स
विद चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे ही इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी, ये भी फिलिप्स कर्व ऊपर नीचे होती रहेगी। इन द लॉन्ग रन देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि लॉन्ग रन में जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता, ठीक है। दीज व्यूज हैव बीन एक्सपाउंडेड बाय फ्रीडमैन एंड फेल्प्स in what has come to be known as the accelerationist and the adaptive expectation hypothesis। तो जो फ्रीडमैन एंड फेल्प्स हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए, जिसके वजह से ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, जो कि कहता है कि भाई देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म में जो फिलिप्स कर्व है वो इस शेप की होती है। वो कैसे होती है वो आगे बताऊंगा। तो इन्होंने अपने व्यूज़ दिए। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन देयर इज़ नो नीड टू एज्यूम अ स्टेबल डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व टू एक्सप्लेन द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएं और ये दिखाएं कि भाई देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट दिस रिलेशन इज़ अ शॉर्ट रन फिनोमेना। ये सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता। बट देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स विच कॉज the Phillips curve to shift over time and the most important of them is the expected rate of inflation। तो उन्होंने कहा फिलिप्स कर्व को जो है शिफ्ट करने के, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट करने की काफ़ी सारी वजहें हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है वो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। सो लॉन्ग एज देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विल बी फाउंड। तो जब तक ये जो डिस्क्रिपेंसी है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो अलग है और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो फिलिप्स कर्व है यही रहेगी। बट व्हेन दिस डिस्क्रिपेंसी इज रिमूव्ड ओवर लॉन्ग रन, तो जब भी लॉन्ग रन में एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन में डिस्क्रिपेंसी नहीं रहती, द फिलिप्स कर्व बिकम्स वर्टिकल। तो फिलिप्स कर्व क्या है, वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है वो नीचे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फ्रीडमैन इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रीडमैन ने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। It represents the rate of unemployment at which the economy normally settles because of its structural imperfections। तो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे इकॉनमी सेटल हो जाती है। ये वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे मुंह से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ये वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिस पे इकॉनमी सेटल हो जाती है कि भाई इतना अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, जो मर्जी कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी में स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस भी हैं। इट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो विच द इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज एंड अबव विच इन्फ्लेशन रेट डिक्रीजेस। अगर इससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा, उल्टा बोल के मैं डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिलो विच अगर इससे कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूँ कि अगर ये जो लॉन्ग रन की फिलिप्स कर्व है ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कि अगर इससे इस तरफ जाएंगे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इस तरफ जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी मगर इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बता दिया आपको तो वो आपको समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एट दिस रेट देयर इज़ नीदर अ टेंडेंसी फॉर इन्फ्लेशन रेट टू इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये जो लॉन्ग टर्म का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नेचुरल रेट है, इस पर ना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना ही कम होगा। दस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो हमारा एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये दोनों में बराबरी आ जाएगी। इट इज़ दस एन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स विच द इकॉनमी मूव्स इन लॉन्ग रन। तो ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें लॉन्ग टर्म में इकॉनमी अपने आप इस रेट पे आ जाएगी, ठीक है। इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल लाइन एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिलिप्स कर्व एक जो है वर्टिकल लाइन की तरह होगा। दिस नेचुरल और इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम। ये फिक्स नहीं रहेगा, रेदर इट इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर एंड कमोडिटी मार्केट्स विद इन द इकॉनमी। तो ये जो है ये यहाँ फिक्स नहीं रहेगा, ये इधर इधर भी चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि लेबर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में किस टाइप की सिचुएशंस चल रही हैं। दीज मे बी मिनिमम वेज लॉ की वजह से चेंज हो सकता है, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है। ये कर्व ऊपर नीचे मतलब साइड वाइज शिफ्ट कर सकती है। डेफिशिएंसीज इन मैन पावर ट्रेनिंग इसकी वजह से, या फिर कॉस्ट ऑफ लेबर मोबिलिटी एंड अदर मार्केट इम्परफेक्शंस की वजह से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी चेंज हो सकती है। बट व्हाट कॉजेज फिलिप्स कर्व टू शिफ्ट ओवर टाइम इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसको शिफ्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। दिस रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ लेबर करेक्टली
forecasts inflation and can adjust wages to the forecast। तो ये डिपेंड करता है कि जो लेबर है वो किस हिसाब से फोरकास्ट करता है कि आने वाले टाइम पे क्या इन्फ्लेशन होगी, और उसके हिसाब से जो है अपने जो वेजेस है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से जो है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है या फिर वर्टिकल एक्सिस की तरफ या फिर उससे काफ़ी दूर जो है शिफ्ट हो सकती है। अब इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाया। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में और वाई एक्सिस में इन्फ्लेशन। ये जो LPC है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये जो SPC 1, 2, 3 है ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरीके से ये बनती हैं। Suppose the economy is experiencing a mild inflation rate of 2%। हम ये मान के चलते हैं कि 2% इन्फ्लेशन है शुरुआत में, एंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट N इज़ 3%। मान लो यहाँ पे N पे 3%। एट पॉइंट A on the short run Phillips curve SPC1 इस पॉइंट पे in the given figure the people expects this rate of inflation to continue in the future। लोग यही सोचते हैं कि 2% ही रहेगी। तो लेबरर जो काम करते हैं वो ये सोचते हैं कि 2% इन्फ्लेशन ही रहेगी, उनकी ये एक्सपेक्टेशंस है। नाउ एज्यूम दैट गवर्नमेंट अडॉप्ट्स अ मॉनेटरी फिस्कल प्रोग्राम टू रेज एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 3% टू 2%। अब सरकार चाहती है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो 3% है ये 3% से कम होकर 2% पे आ जाए। तो सरकार ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज लगा दी। उसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल रेज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू 4% कंसिस्टेंट विद द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 2%। तो सरकार ने जब पैसा ज़्यादा इकोनॉमी में डाला तो अनएम्प्लॉयमेंट तो 2% होगी, मगर ज़्यादा पैसा आने की वजह से जो प्राइजेस हैं वो 4% पे बढ़ गए। तो इकोनॉमी किस पॉइंट पे आ गई, B पॉइंट पे आ गई। ठीक है, व्हेन द एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट जो 4% है इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 2%, द इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम A to B along the Phillips curve SPC1 curve and the unemployment rate temporarily falls to 2%। तो जब एक्चुअल इन्फ्लेशन 4% होगी और लोगों की एक्सपेक्टेड थी कि 2% ही रहेगी, तो ये जो कर्व है ये वाली SPC1 कर्व, ये वाली कर्व पे A पॉइंट पे पहले जो बंदे बैठे थे वो A पॉइंट से चेंज करके वो किस पे चले गए, A पॉइंट से चेंज होके वो B पॉइंट पे चले गए। समझ के बात। तो अब किस पे जनता बैठी है, B पॉइंट पे। B पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट तो कम है मगर इन्फ्लेशन रेट तो ज़्यादा है। ठीक है, 4% है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अचीव्ड बिकॉज द लेबर हैज़ बीन डिसीव्ड। लेबर को डिसीव किया गया, उसने सोचा कि भाई 2% ही इन्फ्लेशन रहेगी मगर एक्चुअल में पैसे ज़्यादा डाल के 4% कर दी। इट एक्सपेक्टेड द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2% एंड बेस्ड देयर वेजेस डिमांड ऑन दिस रेट। उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन है कि भाई उनको लगा कि 2% इन्फ्लेशन रहेगी, उन्होंने उसी हिसाब से वेजेस की डिमांड की। But the workers eventually begin to realize that the actual rate of inflation is 4%। उनको पता लग गया कि भाई महंगाई तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा हो गई है, which now becomes their expected rate of inflation। अब जो उनकी expected rate of inflation है वो 4% होगी। Once this happens, the short run Phillips curve SPC1 shift to the right to SPC2। तो जैसे उनको लगा कि अब भाई नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन है वो तो 4% हो गई है, तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो फिलिप्स कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट हो गई SPC2 पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास निकल के आया। जब SPC2 पे शिफ्ट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की पूरी चांसेस रहेंगी। क्यों, क्योंकि अभी बताता हूँ। नाउ वर्कर्स डिमांड इंक्रीज इन मनी वेजेस टू मीट द हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 4%। वो कहेंगे भाई अब तो 4% से महंगाई हो रही है, हमें तो भाई ज़्यादा तनख्वाहें चाहिए। दे डिमांड हायर वेजेस बिकॉज दे कंसिडर द प्रेजेंट मनी वेजेस टू बी इनएडिक्वेट इन रियल टर्म्स। वो कहेंगे भाई इतनी तनख्वाह से तो हमारा गुजारा नहीं चलता, अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई की दर 4% हो गई है तो अब हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट टू कीप अप विद द हायर प्राइस एंड टू एलिमिनेट फॉल इन द रियल वेजेस। तो महंगाई की वजह से जो भी उनके रियल वेजेस गिरे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए वो ज़्यादा तनख्वाह की डिमांड करेंगे। एज अ रिजल्ट रियल लेबर कॉस्ट विल राइज। तो जब उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। फर्म्स विल डिस्चार्ज वर्कर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज फ्रॉम 2% to 3%। तो ज़्यादा तनख्वाह देने को तैयार तो हो जाएंगे मगर कई बंदों की छांटी भी तो कर देंगे ना। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कई बंदों को निकाल देंगे इस हाई वेज रेट पे। तो ये जो पॉइंट B है ये फिर से पॉइंट C पे चला जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो पहले 2% हो गई थी अब वो फिर से बढ़ के 3% हो जाएगी। समझ की बात, क्योंकि वो कहेंगे हमें तनख्वाहें ज़्यादा दो, और इन तनख्वाहों पे वो काम नहीं कर पाएगा। समझ की बात, इन तनख्वाहों पे वो काम नहीं करवा पाएंगे। तो इस केस में with the shifting of SPC1 curve to SPC2 at point C, the natural rate of unemployment is re-established at the higher rate of
at the higher rate of both the actual and expected inflation. तो actual और expected inflation अब 4% हो गई है, तो 4% पे तनख्वाहें बढ़ाने के काम करेंगे, तो जो बढ़ी हुई तनख्वाह है उसके हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फिर से बढ़ जाएगी। वो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको निकालना शुरू कर देंगे लेबरर्स को, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ द गवर्नमेंट इज़ डिटर्मिन्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट 2%। अब सरकार कहती है कि भाई मुझे तो दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा आना है, तो मैं तो भाई 2% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रखूँगी, तो इट कैन डू सो ओनली एट द कॉस्ट ऑफ हायर रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो वो और ज़्यादा पैसे पंप करेगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रॉम पॉइंट सी, unemployment once again can be reduced to 2% via increase in aggregate demand along with SPC2 until we arrive at point डी। तो फिर से वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी लेके आएंगे जिसकी वजह से इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा आएगा। तो जब और ज़्यादा पैसा आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो 2% होगी और हम आगे पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे फिर से वही कहानी कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो 6% होगी, जो लेबरर सोच रहे थे वो 4% सोच रहे थे, तो एक्चुअल ज़्यादा होगी और उनकी एक्सपेक्टेशन कम है, वो फिर से तनख्वाहें बढ़ाने की बात करेंगे। और जब फिर से तनख्वाहें बढ़ाने की बात करेंगे तो अगर वो तनख्वाह बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो होगा क्या, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, वो फिर से छांटी कर देंगे लोगों की, क्योंकि हायर वेजेस पे सबको काम तो नहीं करा सकते, तो किसी ना किसी बात पे उनको निकाल देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से 3% पहुंच जाएगी। तो यही चक्री चलती रहेगी, समझ की बात। तो डी पॉइंट से फिर हम ई पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है ताकि थोड़े पेजेस बढ़ सके। तो जो मैंने अभी ऊपर समझाया उसको मैं इंग्लिश में यहाँ बताऊँगा। विद 2% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड 6% ऑफ इन्फ्लेशन एट पॉइंट डी, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर वर्कर्स इज 4%। तो एक्सपेक्टेशन थी 4% की मगर एक्चुअल 6% हो गया। एज सुन एज दे एडजस्ट देयर एक्सपेक्टेशंस टू न्यू सिचुएशन ऑफ 6% ऑफ इन्फ्लेशन, द शॉर्टन फिलिप्स कर्व शिफ्ट अपवर्ड अगेन टू SPC, शॉर्टन फिलिप्स कर्व 3। तो जो मैंने थर्ड कर्व बनाई थी, एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज बैक टू इट्स नेचुरल लेवल ऑफ 3% एट पॉइंट ई। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से जो है 3% पे पॉइंट ई के सामने आ गया, ठीक है। तो यही जो है सिचुएशन चलती रहेगी। इफ़ पॉइंट A, C and E are connected, they trace out a vertical long run Phillips curve LPC at द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें, ए पॉइंट को, सी पॉइंट को और ई पॉइंट को, ये मिला दें तो ये हमें लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑन दिस कर्व देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो लॉन्ग रन में क्या देखा गया कि लॉन्ग रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है उसके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। रैदर any one of the several rate of inflation at point A, C and E is compatible with the natural rate of unemployment at 3%। कि भाई कोई भी पॉइंट इस पे देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहेगी 3%। एनी रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो इट्स नेचुरल रेट विल बी एसोसिएटेड विद एन एक्सेलेटिंग एंड अल्टीमेटली एक्सप्लोसिव इन्फ्लेशन। अगर हम इस रेट से कम करना चाहेंगे तो प्राइजेस काफ़ी एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है, थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म भी हर एक थ्योरी की तो होती है, ठीक है। तो पहला, द वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व रिलेट्स टू स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि भाई अगर हल्का सा अनएम्प्लॉयमेंट कम किया तो ये प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट व्यू बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सीरीज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पोजीशंस विद लिटिल टेंडेंसी टू अप्रोच अ स्टेडी स्टेट। तो कईयों का मानना है कि हमेशा इक्विलिब्रियम थोड़ा रहता है, तो इकोनॉमी तो लगातार इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम में चलती रहती है, तो कोई भी स्टेट जो है इकोनॉमी के लिए स्टेडी स्टेट नहीं हो पाती। इन such situation expectations may be disappointed ईयर आफ्टर ईयर। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो डिसअपॉइंट होंगे ईयर आफ्टर द ईयर, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में ये कि ये लॉन्ग रन में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी या इतनी इन्फ्लेशन रहेगी, ये कह नहीं सकते हम। फ्रीडमैन डज नॉट गिव अ न्यू थ्योरी of how expectations are formed that would be free from theoretical and statistical bias। तो कोई इसने नई थ्योरी नहीं दी, इसमें theoretical bias भी है और statistical bias भी है, इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। This makes his position unclear। तो जब statistical bias या theoretical bias होगा थ्योरी में तो उसकी पोजीशन तो इतनी क्लियर नहीं है ना, तो थ्योरी को इस नाम पे भी बदनाम कर दिया कि भाई स्टैटिस्टिकली प्रूव नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद आ जाता है वर्टिकल long run Phillips curve implies that all expectations are satisfied and that the people correctly anticipate the future inflation rates। तो ये वही कहते हैं ना, जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड बराबर आ जाती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है नेचुरल रेट पे आ जाता है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट that people do not anticipate inflation rates correctly, particularly when some prices are almost
certain to rise faster than others। तो लोगों को इतनी नॉलेज कहाँ है कि वो एक्सपेक्ट करें कि इतना प्राइस बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतनी एक्सपेक्टेशंस तो लोगों की तेज़ भी नहीं है। इन वन ऑफ हिज राइटिंग्स फ्रीडमैन हिमसेल्फ accepts the possibility that long run Phillips curve might not just be vertical but could be positively sloped with increasing doses of inflation leading to increasing unemployment। तो कुछ लोग जो है सहमत थे। तो जो फ्रीडमैन ने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसी होगी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, इस टाइप की भी हो सकती है अपवर्ड स्लोपिंग। तो कुछ लोग कहते थे हाँ ये भी हो सकता है। तो फिर लॉन्ग रन में भाई ऐसी क्यों दी कि भाई ये एक ही रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ठीक है, इस पर भी बुराई है। Some economists have argued that wage rates have not increased at a higher rate of unemployment। तो कुछ लोग कहते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वेज रेट उतनी तो बढ़ी नहीं। तो अब आईटी सेक्टर में देख लो, वेजेस इतनी ज़्यादा तो बढ़ी नहीं, मगर अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए बंदों को सस्ते रेट पे रख लेते हैं, जो ज़्यादा बूढ़े होने लगते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय उनको निकाल देते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट वर्कर्स हैव अ मनी इल्यूशंस। ये बिलीव किया गया है कि वर्कर्स को मनी इल्यूजन है। मनी इल्यूजन क्या होता है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। दे आर more connected with the increase in their money wage rate rather than real wages। वो उनको रियल वेजेस की इतनी होश तो होती नहीं, उनको तो ये लग रहा है कि भाई मनी वेजेस बढ़ गई, बल्कि मनी वेजेस के बढ़ने से प्राइस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उनकी रियल वेजेस तो गिर जाएंगी ना। तो सम इकोनॉमिस्ट्स रिगार्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ मेयर एब्स्ट्रैक्शन बिकॉज फ्रीडमैन हैज़ नॉट ट्राइड टू डिफाइन इट इन कंक्रीट टर्म्स। तो फ्रीडमैन ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि भाई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कंक्रीट टर्म्स में बताना चाहिए था। अपनी थ्योरी में इतना ज़्यादा उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो साउल हेमन क्या कहते हैं, साउल हेमन हैज़ एस्टिमेटेड दैट द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज़ नॉट वर्टिकल बट आर नेगेटिवली स्लोप्ड। तो इन्होंने जब अपनी रिसर्च की तो इन्होंने देखा लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व है वो तो नेगेटिवली स्लोप्ड है। अकॉर्डिंग टू हेमन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी परमानेंटली रिड्यूस्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को परमानेंटली ख़त्म भी किया जा सकता है अगर हम तैयार हैं महंगी चीज़ें ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं जो इस थ्योरी के हैं, और इस थ्योरी के बाकी सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।